नमस्ते प्यारे बच्चों। उम्मीद है आपने पीछे का सब पढ़ लिया होगा और अब अपन शुरुआत करने जा रहे हैं अध्याय 2 की। और हमें उम्मीद है कि हम इस अध्याय को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने वाले हैं और ये आपके शॉर्ट नोट्स रहने वाले हैं। आपको क्या करना चाहिए, इनको ऐसे लिख लेना चाहिए एक शॉर्ट नोट्स में, और उसके बाद क्या करना चाहिए, जब भी टाइम मिले यानी जब आप रिवीजन करने का सोचो तब ये खोलो और रफ कॉपी में ये पॉइंट डालो और आपको क्या याद रहा वो इन पॉइंटों के बीच में इन स्थानों पर लिखते रहोगे। इस जगह हमने ये पढ़ा था, इस जगह हमने ये पढ़ा था, इस जगह हमने ये पढ़ा था। और जब थोड़ा बहुत छूट जाए किताब से वापस देख के तो उसको फिर रेड पेन से लिख लो कि ये छूट गया था। और पूरा जब पाठ हो जाए कि यहाँ भैया वो अपन ने पूरा पाठ लिख लिया यानी पूरा अध्याय अपन ने एक बार रिवीजन कर लिया, तब क्या करना है, उस जो रेड लाइन में लिखे हुए थे उनको एक बार और रिवीजन कर लेना है ताकि अगली बार वो छूटे नहीं, आपका याद रह जाए। ठीक है, ऐसे ऐसे ही आपको करते रहना है। ठीक है, आज अध्याय अपन कौन सा पढ़ने वाले हैं? 2, विश्व में जनसंख्या। जनसंख्या के वितरण को देखेंगे, घनत्व को और वृद्धि को। तो आज अपन किसको, 2 चीजों को देखने वाले, वितरण और घनत्व को। वृद्धि को अपन आगे वाले वीडियो में कवर करेंगे और 2 वीडियो में आपका ये अध्याय सफलतापूर्वक संपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। जनसंख्या, जन यानी मनुष्य, जनता, उनकी संख्या। यही अगर पशु संख्या होता तो यानी पशुओं की संख्या, तो यहां कौन है, जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या। जनसंख्या के अपन को किस किस को पढ़ना है, वितरण को। लेकिन ये 2 तथ्य आप याद रखना थोड़े। अपन को जनसंख्या क्यों पढ़नी चाहिए, वैसे देखें तो अपन जनसंख्या क्यों पढ़नी चाहिए, अपन को जनसंख्या इसलिए पढ़नी चाहिए उसके प्रतिरूपों को जानने के लिए कि कहाँ लोग अधिक बसे हुए हैं, कहाँ लोग कम बसे हुए हैं, कहाँ पर संसाधनों की अधिकता है और कहाँ पर संसाधनों की न्यूनता है, कहाँ पर लोगों को और अधिक संसाधनों की जरूरत है और कहाँ पर लोगों के पास पर्याप्त संसाधन है, कहाँ पर लोग किस रूप में वितरित है। इन सभी चीजों को जानने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, जनसंख्या को अध्ययन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जनसंख्या का अध्ययन करना चाहिए। इससे हमें यह भी पता चलता है कि जहां जनसंख्या घनत्व अधिक है वहां अधिक क्यों है और जहां जनसंख्या घनत्व न्यून है वहां जनसंख्या घनत्व न्यून क्यों है। अब अपन इनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में कितनी थी जनसंख्या अपनी? 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपन थे लगभग सारे ही 600 करोड़, यानी ये 600 करोड़ भी है तो वैसे कम नहीं है लेकिन 600 करोड़ थे। और 21वीं शताब्दी में अब वर्तमान में लगभग अपने कितने हैं, 800 करोड़, यानी 8 अरब जनसंख्या विश्व की हो चुकी है। जनसंख्या में वितरण के प्रारूप। अब जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं, पहले तो ये देखो, वितरण शब्द से आप क्या समझते हो? वितरण यानी अलग अलग भागों में बांट देना। अब आपको मैं उदाहरण देता हूं, ये कोई स्थान है, इस पर आप बिंदु लगाओ। ठीक है, अब आपने इस पे किस रूप में वितरित किया, ऐसे वितरित हो गए। ठीक है, यानी ये इस रूप में बंटे हुए हैं। जब अपन देखते हैं तो ये किस रूप में कि भाई 3 रूप में बंटे हुए हैं। ठीक है, अब इसी में अपन और डाल दे, वो तो क्या था, समान वितरण था, ये क्या हो गया, असमान वितरण हो गया, यानी किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में और कम है और किसी में कम से ज्यादा है। ठीक है, तो वितरण यानी वितरित किस प्रकार है, बंटे हुए किस प्रकार है, लोग किस प्रकार किस संख्या में कहां कहां स्थल रूप पर रहते हैं। ठीक है, इसमें एक जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी आती है। जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी आती है, किसकी आती है, जॉर्ज बी क्रेसी की। क्या करें भाई, डस्टर अपना कहां गया पता नहीं, हाथ से ही मिटाएंगे क्या। किसकी आती है, जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी आती है। जॉर्ज बी क्रेसी का क्या कहना है, जॉर्ज बी क्रेसी
जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी आती है, उनका क्या कहना है आप अपने नोट्स में, अब जॉर्ज बी क्रेसी तो आप लगा लोगे, उसमें नोट्स में आप आगे उनकी जो परिभाषा दी हुई है उसको लिख लेना। जॉर्ज बी क्रेसी का कहना है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं, बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग निवास करते हैं यानी रहते हैं, और बहुत कम स्थानों पर यानी कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग निवास करते हैं। अब आशा आपको भी ये समझ में आ गई होगी, ये क्या कहना चाहते हैं कि अगर एशिया में इस रूप से, मान लो ये एशिया का कोई स्थल रूप है, तो एशिया के इसी स्थान में यानी बहुत कम स्थान में बहुत अधिक लोग आपको मिलेंगे और बहुत अधिक स्थान में बहुत ही कम लोग आपको मिलेंगे। मतलब इसमें वितरण है वो कम है, यानी लोग किस में, कम स्थान पर बहुत अधिक लोग हैं और अधिक स्थान पर बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। ये किसका कहना है, जॉर्ज बी क्रेसी का। डस्टर के बिना पार तो नहीं पड़ेगी अपनी, है ना, खोलता हूं मैं, देखो मिलता है कहाँ चला गया। नहीं मिल रहा, चलो अपन चलते हैं सीधे, हाथ से नाका लगाना पड़ेगा आज तो। जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी आपको समझ में आ गई होगी, और इसको अगर अपन तथ्यात्मक रूप में थोड़ा सा जाने तो एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर क्या रहते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं, और बहुत कम स्थानों पर क्या रहते हैं, बहुत अधिक लोग निवास करते हैं। तो एशिया, विश्व में अपन देखें ना, विश्व में तो विश्व में क्या है कि विश्व की 90% जनसंख्या दस प्रतिशत क्षेत्रफल पर निवास करती है और 60% जनसंख्या है वो विश्व के 10 देशों में ही लगभग निवास करती है। यानी 10 देशों में ही विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है, तो वो विश्व की 60% जनसंख्या को क्या करते हैं, कवर करते हैं। यानी विश्व में ये क्या बता रहा है, जॉर्ज बी क्रेसी ने क्या कहा था कि बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं और अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो अब ये बता रहा है कि विश्व की 90% जनसंख्या है ना, वो तो 10% क्षेत्रफल पर ही रहती है। ठीक है, 90% क्षेत्रफल पर कितनी जनसंख्या रहती है, अब आप ही बता दो कि भाई 10% बचे हैं तो 10% उस पर रहते हैं। ठीक है, और विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 10 देशों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 60%। कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 60%। वो भी आप इसमें नोट कर लीजिएगा। विश्व के 10 अधिक जनसंख्या घनत्व वाले देशों में विश्व की 60%, विश्व की 60% आबादी निवास करती है। ठीक है, अब आपको याद रह जाएगा, अब जब भी आप वितरण को देखोगे तो आपको सबसे पहले क्या आएगा, जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी याद आएगी। और जॉर्ज बी क्रेसी क्या कहते हैं कि बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। यानी
वितरण है वो समान नहीं है, असमान है, कहीं अधिक और कहीं कम लोग रहते हैं। फिर उसके बाद आपको डाटा बताता है कि विश्व की 90% जनसंख्या वो 10% क्षेत्रफल पर ही निवास करती है। कहाँ करती है? 10% क्षेत्रफल पर ही निवास करती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक डाटा है, दूसरा डाटा वो क्या बताता है कि 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है? 60%। अब ये 3 आंकड़े हैं और साहब 3 आंकड़े कोई ज्यादा, पहला जॉर्ज विक्रेसी का हो गया, दूसरा ये विश्व की जनसंख्या हो गया, 90% जनसंख्या कितने? 10% पर, और 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं? 60% लोग निवास करते हैं। फिर जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का घनत्व क्या सामान्यतः क्या है आपको मैं बताऊं तो ये मान लो कोई क्षेत्र है अपना, ठीक है, ये कोई अपना क्षेत्र है, ठीक, ये हो गया कोई अपना क्षेत्र। अब अपन क्या देखते हैं, ऐसे लोग इसमें वितरित हैं, पूरे क्षेत्र में ऐसे वितरित है, तो अपन क्या करते हैं, इसकी एक कोई इकाई लेते हैं, यानी इसको 4 डब्बों में बांटते हैं और इसकी एक इकाई लेते हैं, यानी इसके एक डब्बे में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, एक डब्बे में कितने लोग रहते हैं, इस डब्बे में कितने लोग रहते हैं, इस डब्बे में, यानी एक स्थान पर कितने लोग जनसंख्या निवास करती है। स्थान और लोगों के और जो स्थान है उसके अनुपात को अपन क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व का वैसे क्या सूत्र होता है? जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, ठीक है, यानी एक स्थान पर कितने लोग निवास करते हैं, ठीक है। अब इनको जानना क्यों जरूरी है? अब जानना भाई इसीलिए जरूरी है कि ये असमान रूप से वितरित है, तो जहां लोग रहते हैं वहां संसाधनों की कमी ना हो जाए, और जहां अगर कमी होती दिख रही है तो कुछ योजनाएं शुरू करके, और जहां कम लोग रहते हैं और उन जहां कम लोग रहते हैं वहां संसाधनों की कमी है, कुछ और कमी है, तभी तो वहां लोग निवास नहीं कर रहे, तो उन क्षेत्रों को में सुधार किया जाए ताकि यहाँ ज्यादा जन घनत्व यानी भूमि पर ज्यादा घनत्व जनता का ना बढ़े, उसके खनिज जो हैं उनसे बाहर जनता का ज्यादा ना हो जाए, इसलिए उनको तैयार किया जाए और आधे लोगों को वहां स्थापित कर दिया जाए ताकि वो वहां रहने लग जाए, इसलिए इसको जानना जरूरी रहता है। और जनसंख्या घनत्व कहते हैं कि किसको है? तो जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, ठीक है, जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, जनसंख्या और क्षेत्रफल यानी क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं अपना? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब एक बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ था, वो उसमें था कितनी जनसंख्या थी, शायद 15,000 ऐसे कुछ है, 1.5 लाख जनसंख्या है, कितनी है? 1.5 लाख। कितनी जनसंख्या है? और ये कितने में, कितने क्षेत्र में? 100 वर्ग किलोमीटर में। ये किस में लगभग सामान्यतः ये किस में मापा जाता है? वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है। तो ये कितने में है भाई? 100 वर्ग किलोमीटर में है क्या? 100 वर्ग किलोमीटर में है। आप लगाओ दानिया, सूत्र लगाओ, ठीक है। जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या कितनी है अपने पास? इतनी है, और क्षेत्र कितना है अपने पास? ये 100 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये जनसंख्या घनत्व कितना आ जाएगा प्रति वर्ग किलोमीटर? अपना आ जाएगा 1500 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 1500। उम्मीद है आपको ये दिख रहा होगा। तो कितना आ जाएगा? 1500। ये उसमें बुक में ये सवाल भी आपके दिया हुआ है, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व कहते हैं किसको है? जनसंख्या यानी लोगों की संख्या और क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। आप ये ध्यान रखना, क्षेत्रफल को नीचे रखना है और जनसंख्या को ऊपर रखना है। ऐसे मत कर देना क्षेत्रफल को ऊपर जनसंख्या को नीचे, ठीक है। जनसंख्या को ऊपर रखना है
और क्षेत्रफल को नीचे रखना है। उसमें क्या करना है फिर, जनसंख्या जितनी भी संख्या दी हुई है उसकी संख्या, जितनी भी संख्या दी हुई है वो संख्या क्या करनी है, डाल देनी है और उसके नीचे क्षेत्रफल डाल देना है। तो उस फिर ये 0 से 0 कट जाते हैं, 0 से 0 कट जाएंगे तो क्या बच जाएगा 1500, और ये क्या आ जाएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या कितनी आ जाएगी, 1500 लोग। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने लोग निवास करते हैं, 1500 लोग। अब क्या रहे अपना जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले लोग। अब अपन ने देखे थे कि कुछ स्थानों पर अधिक लोग, कुछ स्थानों पर कम लोग। ऐसा क्यों होता है, मतलब सभी जगह समान वितरण क्यों नहीं है, तो उसके लिए कुछ कारक जिम्मेदार होते हैं। उन कारकों को, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भौगोलिक कारक होते हैं, आर्थिक कारक भी होते हैं और सांस्कृतिक कारक भी होते हैं। जल की उपलब्धता, आप कहाँ रहना पसंद करोगे, एक तो जहाँ जल है ही नहीं, दूर दूर से जल आपको मटकों से लाना पड़े या किसी अन्य संसाधनों से लाना पड़े, आपके पास पर्याप्त जल है नहीं पीने के लिए, पशुओं के लिए भी नहीं है, फसलों के लिए तो फिर होगा ही कहाँ से। तो आप, एक तो आपके पास ये क्षेत्र है, दूसरा आपके पास जल की अच्छी प्रचुरता है, पशुओं के लिए भी आपके पास अच्छा जल है, और अगर कभी बारिश नहीं हुई तो आप फसलों को भी जल दे सकते हो। आप कौन से क्षेत्र में रहना पसंद करोगे, सोच लिया, आप इस वाले क्षेत्र में ही रहना पसंद करोगे जहां जल की प्रचुरता है और अपन अच्छे तरह से जलीय संसाधन वहां विकसित है। तो जहां जल की प्रचुरता या उपलब्धता होगी तो वहां अपन रहना पसंद करेंगे। जल ही जीवन है, यानी जल जीवन की पहली प्राथमिकता है। यह आपने पीछे छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो इस क्षेत्र में आप रहना पसंद करोगे। भू आकृतियां, भू आकृति, ये आप भू आकृतियों के बारे में किस कक्षा में, 11 में पढ़ चुके हो। भू आकृतियां पर्वत, पठार, मैदान, यही भू आकृतियां होती है। तो आप कहाँ रहना पसंद करोगे, एक जहाँ ऊंचे ऊंचे मैदान है, ऊंचे ऊंचे पर्वत है, उन पर फसलें होती नहीं है, बर्फ पड़ती है और कोई आर्थिक विकास की वहाँ ज़्यादा संभावना नहीं है, एक तो वो स्थान। और दूसरा जहाँ मैदान है, अच्छी फसलें होती है, अच्छा पानी लगता है और अच्छे वहाँ संसाधन भी है। तो मुझे आशा है, आप अभिलाषा है, इसी क्षेत्र में आप, उम्मीद है इसी क्षेत्र में आप रहोगे, क्योंकि वहाँ आपको मैदान मिल रहे हैं। पर्वतों से क्या है भाई, पर्वत कभी ढह जाएं, वो ऊपर गिर जाएंगे तो अपन तो नीचे ही समा जाएंगे, और यहाँ मैदान है तो वो इतना ज़्यादा खतरा नहीं है, ठीक है। भूकंप आएगा तो भी इतना ज़्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि मैदान है, उसमें क्या गिरेगा क्या, वो तो समतल है बिल्कुल। और खनिज भी है और फसलें भी अच्छी होती है, तो अपना भरण पोषण भी अच्छा हो जाएगा। और खनिज है तो अपन संसाधनों का विकास भी अच्छी तरह से और कर पाएंगे। तो अपन भू आकृतियों से भी प्रभावित ऐसी इसी तरीके से होते हैं, ठीक है। फिर क्या है अपनी जलवायु, तो जलवायु से कैसे प्रभावित होते हैं, तो कहीं की जलवायु क्या होती है, बहुत अधिक गर्म होती है, जैसे राजस्थान की देखो आप भारत में। और कहीं की जलवायु क्या होती है, बहुत अधिक ठंडी होती है। अगर आपको गर्म जलवायु देखनी है तो जैसलमेर के सम में चले जाना, अगर आपको ठंडी जलवायु देखनी है तो आप कहाँ, शिमला और वहाँ श्रीनगर और वहाँ जम्मू कश्मीर, उन क्षेत्रों में चले जाना। तो ये दोनों ही क्या है, एक में अति अधिक है यानी ठंडा ज़्यादा है और एक में गर्म ज़्यादा है। आप कहाँ रहना पसंद करोगे, जहाँ ना तो ज़्यादा ठंडा हो और ना ही ज़्यादा गर्म हो। तो वह क्षेत्र कौन से होते हैं, तो वो आ जाते हैं आपके लगभग उत्तर प्रदेश वाले, वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, ना ही ज़्यादा ठंड होती, तो वहाँ बहुत अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। जैसे जैसे अपन समुद्री इलाकों की ओर आते हैं तो वहाँ ना तो सर्दी पड़ती है और ना ही गर्मी पड़ती है। वहाँ का तापमान लगभग 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 17, 19, 18, 20, 21 के आसपास बना रहता है। लेकिन अगर अपन जैसलमेर की बात करें तो वहाँ गर्मी के मौसम में कितना चला जाता है, 51, 55, और सर्दी में वहाँ भी माइनस में चला जाता है। और सर्दी में अगर अपन वहाँ जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ वैसे माइनस में रहता है। तो आप कहाँ रहना पसंद करोगे, मुझे उम्मीद है कि ना तो आप ज़्यादा ठंडे वाले में, ना आप ज़्यादा गर्म वाले में, आप बीच वाले में रहना पसंद करोगे जहाँ की जलवायु समकारी है, ठीक है। तो सभी लोग ऐसा ही करते हैं, जहाँ ऐसी जलवायु होती है वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। तो ये जनसंख्या जलवायु आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद क्या है, मृदाएं। अब आपके पास एक तो मरुस्थलीय रेतीली मृदाएं जिसमें कुछ नहीं उपजता। आप ही बताओ, तो उत्तर तो अब आप ही दोगे। अब आपकी बारी, अब मेरी ओर से बॉल मैंने आपको दे दी
और मैं बता रहा हूँ। अब आप स्थिति बताना कि आप कहाँ रहना पसंद करोगे। एक और आपको मरुस्थलीय मृदा दी जा रही है जिसमें केवल कंटीले वृक्ष उगते हैं और वर्षा ज़्यादा वहाँ होती नहीं, इसलिए इसी कारण तो वो मरुस्थलीय मृदा है। और उसके अंदर क्या है, उपजाऊपन है बहुत कम और उसकी उपजाऊ शक्ति इतनी ज़्यादा है नहीं। दूसरी ओर क्या है, आपको जलोढ़ मृदा के मैदान दिए जा रहे हैं, उस मैदान में बहुत अधिक उपजाऊ क्षमता है, अच्छी फसलें होती है और उसमें संसाधन भी अच्छे हैं। तो आप कौन सी लेना पसंद करोगे, ये वाली या ये वाली? कौन सी मृदा में आप रहना पसंद करोगे, इधर वाली या इधर वाली? तो मुझे उम्मीद है कि सभी इधर वाली में ही रहेंगे क्योंकि वहाँ उन्हें फसल अच्छी मिल रही है। इधर वाली में तो फसल हो ही नहीं रही, इधर वाली में तो वैसे ही कम फसल हो रही है, तो इधर वाली आप मृदा चूज करोगे। ठीक है, तो मृदा का भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इनको बुक से पढ़ना जरूर, ये आपके क्या है, शॉर्ट नोट्स है। जब भी आप देखो खोल के तो इनको क्या है, ये तो एक पेज में बन जाएंगे सारे, यानी आपका 1-1.5 पेज में पूरा अध्याय पूरा हो रहा है। और आपको क्या करना है, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, ये प्रश्न अगर इससे आया ना, कुछ बड़ा प्रश्न आएगा ना थोड़ा, तो यही आएगा, ये आएगा या फिर प्रवास वाले में से आएगा। तो अब आपको क्या करना है, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सांस्कृतिक कारकों में इसको बांट लेना है। अब अपने भौगोलिक कारक पूरे पढ़ लिए, तो जल की उपलब्धता से कैसे प्रभावित हो सकते हैं। अब आपका भी तो दिमाग काम करने लग गया ना। मैं अगर किताब वाला ही आपको यहाँ ला के छाप देता तो फिर तो वो किताब तो आपके पास रखी हुई थी, आपका भी तो दिमाग चलना चाहिए। इसीलिए अपन केवल उन कोर टॉपिकों को लेते हैं और उसके बाद अपन बातचीत से उत्तर निकालते हैं। ठीक है, आर्थिक कारक। अब आर्थिक कारकों में कौन कौन से हैं, खनिज। अब एक जगह खनिज है तो खनिज होगी, तो वहाँ क्या होगी, जो उद्योग लगाने वाले होंगे वो कहाँ लगाएंगे, खनिजों के पास लगाएंगे। दूर भाई क्यों लगाएंगे, दूर लगाएंगे तो उनको परिवहन का भी तो खर्चा उठाना पड़ेगा, तो वो क्या करेंगे, उद्योगों के पास, उद्योग कहाँ लगाएंगे, खनिजों के पास लगाएंगे। खनिजों के पास उद्योग लगाएंगे तो उद्योग वैसे ही तो चलते नहीं, उसमें काम करने वाले लोग भी होंगे, कुछ कुशल श्रमिक होंगे, कुछ अर्ध कुशल श्रमिक होंगे और कुछ अन्य लोग भी वहाँ काम करने वाले होंगे। तो वहाँ क्या होगा, जनसंख्या निवास ज़्यादा करने लग जाएगी। कुशल कर्मी कर रहे हैं, अर्ध कुशल कर्मी कर रहे हैं और उद्योग वाले जो भी है वो भी वहाँ आ गए, पहले तो वहाँ नहीं थे अब आ गए, तो वो भी वहीं निवास करने लगते हैं। अब और क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, तो जो लोग रह रहे हैं वो भूखे तो रहेंगे नहीं, वहाँ रोटियां भी खाएंगे, तो होटल भी विकसित हो जाएंगे, वहाँ होटल भी विकसित हो सकते हैं। और जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो पहले तो वहाँ नहीं रहते थे, या अगर रहते भी थे तो उनको इधर उधर जाने की भी तो ज़रूरत पड़ती है, तो परिवहन का क्या है, वो भी बिजनेस वहाँ स्टार्ट हो जाएगा। तो परिवहन का जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो भी वहीं रहने लग जाएंगे। अब वो खाते हैं तो हो सकता है वहाँ अन्न उपजे, सीधा अन्न तो वो खाएंगे नहीं, आप यहाँ कराएंगे, ला भाई बाजरी होगी, बाजरी का फाका मार लिया, रोटी भी तो बनावा बेंगी, कोई और चीज़ा भी तो बनावा बेंगी, कणक हुआ तो ला भाई कणक का फाका मार देंगे, तो करांगो नहीं। कणक होगी तो बिंग रोटी बनावांगा, बिंग बिस्कुट बना लेवांगा, और चीज़ा बना लेवा, तो बिंग बिस्कुट आएंगे, चिप्स की ए भी फैक्ट्रियाँ क्या हो जाएगी बेटा, स्थापित हो जाएगी और यहाँ करके एक बड़ो औद्योगिक नगर के रूप में वो विकसित हो जाओगे। ठीक है, तो खनिज किया प्रभावित करे। अब आपके थारे समझ में आ गया, लो खनिज जो है भटकेगा, उद्योगपति है वह आपको जाके क्या करेगा, उद्योग स्थापित कर सी, वह उद्योग स्थापित कर सी, तो बिंग माँ लोगों की जरूरत उसी काम करने में उद्योग है माँ, तो उद्योग का माँ काम करने की जरूरत उसी, तो भटके लोग है आगे बस जैसी और बठे और चीज़ां की सुविधा विकसित है और जैसे। अब थारो भी दिमाग में ऊपर सोचने लाग गए होगा कुछ, अब 6-4 पॉइंट और भी निकाल लेगा। कभी स्कूटर बनावा है तो कोई और फैक्ट्री भी तो स्थापित हो सके, कोई और चीज़ व्यापार भी तो बठे स्थापित हो सके। यानी क्या करेगा व्यापारी, गेहूँ ले ली उद्योग वाला ने बेच दी। अब उद्योग वालों के गेहूँ ले ली, वहाँ किसानों को थोड़ा सस्ता दाम है, उद्योग वाला ने थोड़ी महंगी बेच दी, तो बिंगे भी तो प्रॉफिट हो गया। और है आगे वह क्या करना रहे, गेहूँ वाला वे बिस्कुट बना के आगे बेचना रहे, तो बंगे भी प्रॉफिट हो गया। अब थारे अब बात भी खनिजाणो समझ में आ गया होगा। नगरीकरण, अब मैं आपको एक ऐसा स्थान दूँ रहने के लिए जहाँ क्या है, लोग है बहुत कम, वहाँ की आवासीय सुविधा भी न्यून है और वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके पास शिक्षा के भी संसाधन नहीं है, चिकित्सा के भी संसाधन नहीं है और वो आदिम अवस्थाओं में रह रहे हैं। और एक दूसरे वाला है, शिक्षा के भी है, स्वास्थ्य के भी है और अन्य और भी कारक
बहुत अच्छे हैं, आवासीय सुविधा भी बहुत बढ़िया है। तो आप कहाँ रहना पसंद करोगे? तो मुझे आशा है आप उस नगरीकरण वाले क्षेत्र में रहना पसंद करोगे। मेरी उम्मीद है कि आप ज़रूर इसी में रहना पसंद करोगे, क्योंकि यहाँ तो आपका काम वैसे भी बहुत बढ़ जाएगा। तो यहाँ आप रहना पसंद करोगे, क्योंकि यहाँ नगरीकरण के कारण आपके बच्चों को अच्छी शिक्षाएं मिल जाएगी, और अगर बीमार पड़े तो यहाँ आप मर सकते हो। अठा हॉस्पिटल का नहीं भाजोगा, दूर दूर हॉस्पिटल को नहीं उसी हॉस्पिटल ना पहुँचोगा तो क्या होगा, थान ठाई है। और इले पास है आपने करना ही हॉस्पिटल है, घर ही आप डॉक्टर पूरास का। तो थे मन उम्मीद है कि इले क्षेत्र का मैं रहना पसंद करोगा। अब और भी थे तर्क निकाल को क्या भाई उद्योगा में परिवहन की सुविधा भी बढ़िया हुए, इधर तो परिवहन की भी को नहीं। आपा कि नहीं जावांगा तो अपन 2 दिन तक सोचना पड़ेगा, हाँ जानो तो फिर दिन में बस आवे 2 बारी, एक में जाओ बिन दिन पूरा काम उसी को, तो फिर आगे ही रहना पड़े है, दूसरे दिन भी माँ आओ इले बस है आधी घंटा में बस है। तो आपा जी करे जब आप अपना परिवहन कर लिया, और जल्दी करना है तो ये अठा वायु परिवहन की भी सुविधा है, तो भी आप जल्दी परिवहन कर लेवा। तो अपने इले पास ज़्यादा सुविधा है और इले पास कम सुविधा है, तो आप ज़्यादा सुविधा वाला क्षेत्र नहीं तो चुनागा। फिर भी बाद में क्या है, औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र अगर घटी औद्योगिक क्षेत्र है तो औद्योगिक क्षेत्र है बैठे। अब आप खनिजा कन गया नहीं, खनिजा के बाद में आप उद्योग विकसित कर दिया, हाँ उद्योग आप खनिजा जगह प्रॉपर्टी करी नहीं, वह उद्योगांकन भी कर लेंगे, बैठा परिवहन की सुविधा हो जाएगी, व्यापार की हो जाएगी, अच्छो खान पान है, अच्छी शिक्षा है, अच्छे चिकित्सा सुविधा है, अच्छा आवास है, और सारा कारण है जगह औद्योगिक नगर है वह ग्रामीण लोगों के करे आपका नहीं आकर्षित करे, और रोजगार की भी तो बहुत सारी संभावना है। उद्योग है तो ये अठ लोगों की जरूरत तो पड़ते पड़े ही, तो अठ रोजगार की भी बहुत सारी संभावना है। रील पास तो उद्योग है, को नहीं सीधो गाँव है, तो 6 महीना में एक कर कोई कणक कटा लिया, कोई बाजरी कटा लिया, बात नहीं आ रही है। बाकी तो और अठे संभावना क्या नहीं है, अगलो आदमी के करवा होगा बिन खाने खुद नहीं, रोटियां की कमी है तो वो थाने बुलाए के करेगो, और अठे उद्योग है, अठे तो काम है हमेशा चाल तो रहे है, तो थारी भी हमेशा अठे जरूरत ही रहसी। तो बठे उच्च रोजगार का अवसर है। तो ऐसा है आपका औद्योगिकरण भी समझ में आ गया लो। फिर है अपना सांस्कृतिक कारक। अब एक थान क्षेत्र में दूं जठे धर्म और संस्कृति दोनों शांत है, राजनीति भी बैठेगी बहुत शांत तरीकों बढ़िया तरीकों चालन लग रही है। दूसरी जगह धर्म के नाम पर दंगा हुआ, हिंदू बारे कड्डा जो मुसलमान के बाटो मारिया हुआ, मुसलमान बारे कड्डा जो हिंदू बाटो मारिया हुआ है। राजनीतिक है बा राजनीति है बा भी क्या करे दंगा भड़काने में बैठे सहयोग देवे ताकि आप आगे चुनाव जीत पावा। तो थे किसी क्षेत्र में रहना पसंद करोगा? मेरे हिसाब से इस क्षेत्र में, क्योंकि अठक है शांति है, धर्म है, तो धर्म बाद में और मानवता पहला है, तो इस क्षेत्र में थे रहना पसंद करोगा। और अच्छी सरकारी सुविधा है, इलाम तो सरकारी की है लड़ाने में रेवा, ठीक है। तो इन क्षेत्र के में अच्छी शांति है थे, अच्छो आपको बढ़िया दिमाग को काम कर पाओगा। इलाम तो दिमाग थारो तो लड़ाई में रहेगो, और थारी दिमाग में ही चालतो रहेगो, काल वो बारे कर दियो बिंगे बाट गाल दियो, काल नापा बारे कटा आपने कोई गुमो ना मार दे, आपनो बोडो खोल दी तो आप जाता ना ला आपनो के बेरो है। रिले में शांत स्थिति है थे, अगर इन क्षेत्र का में होई तो थे ज़्यादा प्रयास करोगा कि आप इलाके में चला बेरो को नहीं, इलाके में रोजाना लड़ता रहे कभी अपनी भरी आज अपने पांति आज अब हाड तुड़ा के बैठ जाए, कोई काम की बात को नहीं, आप ओढ़ो अठाड़ो दे दी आगे इले में आ जाओ ताकि आप आराम अपनो शांतिपूर्वक जीवन जी पावा। और बिंग बाद में आप और सरकार क्या करे जठे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है बठू क्या करे सरकार कम जनसंख्या घनत्व है आला क्षेत्र है बठे ले जाने की कई बारी योजना भी बनावे, यानी अट्ठावन का इन क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है तो इन क्षेत्र में कम जनसंख्या घनत्व, इन क्षेत्र में लियाण खातर वहाँ सस्ती जमीन उपलब्ध करवा देसी वन और मतलब सुविधाएं उपलब्ध करवा देसी, ठीक है। तो लोग है जगह अठू इल पास है आज जैसी, ठीक है। अब अपना कह रहे गयो प्रवास। प्रवास क्या है क्या ने प्रवास क्या है, तो अठ मान लो कोई एक जगह कोई आदमी लोग आवे अठ रहता, अठ उद्योग स्थापित हो गया तो अठ रोजगार की क्या होगी बढ़िया संभावना होगी, ठीक है। आशा है थान दिख तो उम्मीद है जरूर थाना वो दिख तो होगा, ठीक है। तो अठे जगह लोग रहता बांखन के रोजगार कम है तो बे लोग है बे अठे स्थापित हो जाएगा। एक स्थान ने छोड़ के दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया नहीं के प्रवास के, ठीक है।
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रवास कहा जाता है। ठीक है, अब आप लिख लेना, एक स्थान से, एक स्थान दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। तो अब इसमें क्या होता है? एक तो उद्गम बिंदु होता है और एक गंतव्य बिंदु होता है। उद्गम बिंदु कौन सा होता है? जहां से वो हो जा रहा है, जहां से, यानी उद्गम कहां से हुआ है? तो जहां से वो पहले रह रहा था उससे वहीं तो उद्गम हुआ है, तो वो उसका कौन सा स्थान हो जाता है? उद्गम। गंतव्य यानी गंतव्य जठे जागे वो बस गयो, वो को विषय हो जाएगो गंतव्य। ओ मान लियो एक, तो ओ मान लियो दो, तो एक नंबर स्थान किसे हो जाएगो? ओ, और दो नंबर स्थान है जठ जागे हो बस गयो। थन दिख तो लो वो मैं देखो ना दिखेगे ना, कोई दिखण वाले बड़े तरीकों। ठीक है, तो वो थारे बढ़िया तरीकों समझ में आ गयो को। फिर वो उद्गम और गंतव्य स्थान, यानी जठू जावेगो वो स्थान किसे हो सी? उद्गम, और जट जाके बसेगो वो गंतव्य स्थान हो जाएगो। ठीक है, फिर आप्रवास और उत्प्रवास। आप्रवास, यहाँ मानो थे कबूतर है कोई, वो आ गयो यानी आप्रवास, जठा के बस गयो बठे वो आप्रवास हो जाएगो। एक नंबर इन मान लियो थे ए और इन मान लियो बी, कबूतर हठा के बस गयो तो इन कह कहूँगा आप आप्रवास, यानी जठा के लोग बस जाएगा बिन कह कहूँगा आप्रवास। कबूतर उड़ गयो उत्प्रवास, कबूतर उड़ गयो, और जठू उड़े हो कबूतर बिन कह कहूँगा आप, यानी हठू आदमी जान लाग रहे है, यानी हठू उड़ गयो तो बिन क्या कहूँगा उत्प्रवास। अब प्रवास व्यक्ति क्यों करता है? प्रवास क्यों करता है? तो भाई प्रवास ये तो कोई करे को नहीं, आपके जन्म स्थान कौन जाना चाहे? जठे हाँ बैठे बैठे बढ़िया, अगर नई जगह जैसे तो बैठे का नया खर्चा उसी, बैठे की जमीन अपन लेनी पड़ेगी पहला, और बढ़ जाए घर बनाना पड़ेगा, अठ बूढ़िया बने पड़े, सारो सौदो एकदम सेट ही है, और बनाना पड़ी तो थोड़ा बहुत खर्चो लाग गया, ऊपर घर घर ही तो चुनना है भी, जमीन जामीन तो सारी लेडी पड़ी है, तो बठापान क्यों जाना पड़ा है? तो कोई कारण होगा। तो प्रतिकर्ष कार काम के होगा। अब आप जगह अठ पढ़िया नहीं जल की उपलब्धता, तो इले पास लिख दिया जल की अनुपलब्धता, क्या भाई बठ जल की अनुपलब्धता है, इन कारण बठू लोग जाना चाहे। अपकर्ष कारक यानी जठे जानो चाहे बठे के प्रॉपर्टी है, ताकि लोग बठे भी जगह का नहीं खींचन लाग रहे हैं, तो बठे लिख दिया आप जल की उपलब्धता। बिंग बाद में भूआ करती अठे लिख देंगे आप पर्वतीय क्षेत्र, यानी असहनीय या रहने योग्य, ना रहने योग्य भूआ करतियां और रहने योग्य भूआ करतियां। अब अपन क्या कर रहे हैं, जो पीछे पड़ा है ना उसी में से उत्तर निकाल रहे हैं। ठीक है, जलवायु, तो यहाँ के अनुकूल जलवायु, यहाँ के क्या कर देंगे अपन प्रतिकूल जलवायु, यानी रहने योग्य जलवायु नहीं है, वहां क्या डाल देंगे अनुकूल जलवायु यानी रहने योग्य जलवायु। उसके बाद अपन ने मृदाएं पढ़ी, कम उपजाऊ मृदा और वहां अधिक उपजाऊ मृदा कर देंगे। और यहाँ अपन ने क्या देखे थे, खनिज या खनिजों की न्यूनता कर देंगे, वहां खनिजों की अधिकता कर देंगे, तो वो खनिजों की अधिकता वो क्या हो गया अपकर्ष कारक हो गया। और यहाँ खनिजों की न्यूनता है यानी प्रतिकर्ष, जहाँ खनिज नहीं है तो वहां पर लोग क्यों रहना चाहेंगे भाई, कौन रहना चाहे। फिर नगरीकरण, नगरीकरण में क्या कि अठा ना तो अच्छी चिकित्सा सुविधा, ना अच्छी अठ शिक्षा व्यवस्था, और ना ही अठ रोजगार का अवसर, और वह प्रॉपर्टी भी नहीं, तीनों ही है। यानी अच्छी शिक्षा चिकित्सा सुविधा है, अच्छा रोजगार है और अच्छी शिक्षा है, तो लोग बठे जरूर है जानो ही चाहिए। अठे क्या में रहेगा उद्योग, यानी अठे इले पास उद्योग को नहीं, रोजगार का अवसर को नहीं, पर पास उद्योग है और उद्योग है रोजगार का अवसर है। फिर बिंग बाद में आप सांस्कृतिक, अठे इले पास राजनीतिक दंगा फसाद होता रहे, तो भी लोग मरण को बहुत खतरो है, सारा मरण सारा डर लग गया। परले पास एकदम शांत क्षेत्र है, आराम, धर्म बाद में आवे, बांग लिए मानवता पहला आवे, वह मानव ने पहला समझे और धर्म बाद में देखे। ठीक है, तो वह अपकर्ष कारक यानी लोग मां का आकर्षित हो सी ए प्रतिकर्ष कारक। अब एक एक थी किताब में पढ़ लियो और वो बहुत बढ़िया तरीका थारे समझ में आ गयो होगो। अब अपना इमा थोड़ा ही रही वृद्धि पढ़नी है और फिर एक जना की संक्रमण सिद्धांत है वो पढ़ना, बिंग बाद में अपनो अध्याय पूरा हो जाओगो। अब है घर की बात थे लोगों ने जोड़न को ला रहा वो थाने ओढ़मो है थे आज ताई जक्का भी क्लास देखने ला रहे हो बा, अगर जे 5-4 लोगों ने भी हमारे साथ ना जोड़ पाया अपने परिवार के मां, तो फिर थे नैतिकता तो कोई नहीं कर ला रहे भाई, इतनी मेहनत कर ला रहे थाने इतना लोगों ने जोड़ता कोई ज्यादा मतलब
मैंने को लगा कि एफर्ट लगाना पड़े। मैं भी पहला गुरजान जका यूट्यूब पर जका भी पढ़ता तो मैं ज़्यादा इं करता कि आप लोग ज़्यादा जोड़ा। तो उम्मीद है थे भी जोड़ो। बाकी भटनेर एजुकेशन अब में आपका हमेशा स्वागत है और देखिए क्लासों को